अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इससे पहले आपको स्टूडेंट से कंसर्न्ड दो लेक्चर दे चुका हूँ। एक लेक्चर था कि बोर्ड में अव्वल कैसे आया जाए। दूसरा मेरा लेक्चर था कि अगर आप 12 माह का कोर्स 2 माह में मुकम्मल करना चाहते हैं तो आप क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। याद रखिए, पेपर अटेम्प्ट करना इतना आसान नहीं होता जितना आमतौर पे स्टूडेंट्स समझते हैं। इसकी भी कुछ टेक्निक्स होती हैं और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि मार्क्स आर ऑलवेज स्नैच्ड नॉट गॉट। सबसे पहले आपको ये बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि किस किस गलती पर कितने मार्क्स डिडक्ट होते हैं। देखें, अगर आप एमसीक्यूज कर रहे हैं और एमसीक्यूज में आपने 2 पार्ट्स पे टिक कर दिया और अगर उनमें से एक ठीक भी हुआ, दोनों आपका वो रॉन्ग कर दिया जाएगा। अगर आपने मैथ में आपने एंगल बनाया और उस एंगल में 2 से ज़्यादा डिग्री और 3 से कम डिग्री का डिफरेंस आ गया, आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और अगर इससे ज़्यादा का डिफरेंस आएगा तो पूरे नंबर उसके डिडक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो एंगल गलत हो गया। इसी तरह जब आपने आंसर लिखा और आंसर में सपोज यूनिट मस्ट है, मसलन आंसर में लीटर लिखना था, किलोमीटर लिखना था, मीटर लिखना था और आपने वो नहीं लिखा तो आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आपका आंसर तो दुरुस्त है लेकिन आपने मेथड गलत किया है तो उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका मतलब पेपर चेकर ये समझेगा कि आपने ये आंसर किसी से पूछ के लिखा है। वर्ड प्रॉब्लम में अगर आपने स्टेटमेंट नहीं लिखी तो आपके 20% मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम का मतलब ही यही होता है कि आपने उसमें स्टेटमेंट मेंशन करनी है। अगर आपने कोई लेंथी आंसर मसलन ऐसे वगैरह है, उसमें आपने कोई ऐसा लफ्ज बार बार यूज हो रहा है और हर दफा आपने उसके स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिए तो सिर्फ एक दफा लिखने के नंबर डिडक्ट होंगे, हर दफा के नंबर नहीं डिडक्ट होंगे। सपोज लफ्ज म्यूजियम, अब 4 दफा आपने रॉन्ग लिखा सपोज, तो सिर्फ एक दफा इसके मार्क्स कट होंगे, बार बार कट नहीं होंगे। 1 वर्ड आंसर में अगर आपने मेजर स्पेलिंग मिस्टेक कर ली तो आपके 50% मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स के 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। गोया अगर आप 4 स्पेलिंग मिस्टेक्स करेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अगर आपने लेबलिंग गलत की है तो पूरे नंबर आपके कट जाएंगे। अगर आपने मेजर ग्रामेटिकल मिस्टेक की है तो उस पर आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आपने वैलेंसी गलत लिखी है, सिंबल गलत लिखी है, उस पर आपके मुकम्मल मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आपने केमिस्ट्री में इक्वेशन बैलेंस नहीं की तो आपके तब भी मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आपने नेम या डेट उस पर जो है ना आपने गलत लिख दिया, डेट गलत लिख दी, नेम गलत लिख दी, तो आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ही रॉन्ग आपने लिख दिया तब भी आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक की है तो आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अगर समरी की लेंथ आपने लिमिट से ज्यादा लिख दी तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर ये कहा जाता है कि आपने इसको फिल करना है, कोई बॉक्स है और आप उसकी जगह टिक लगा देते हैं तो आपके तमाम नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ये छोटी छोटी गलतियां याद रखें कि इन चीज़ों के बहुत सारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। आपको लिखने में, पेपर अटेम्प्ट करने में बहुत केयरफुल होना पड़ता है। इसी तरह आप याद रखें कि जब पेपर आपके हाथ में आता है तो आपने सबसे पहले उस पर जो इंफॉर्मेशन दी है उसको फिल किया करें। आपने टाइम उस पर लिखना है या आपने जो है ना रोल नंबर आपने लिखना है, आपने पेपर लिखना है वगैरह वगैरह, आप सब चीज़ उसके ऊपर फिल करें। फिर जब आप पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं ना तो याद रखें सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर टोटल देखें, टाइम देखें
और अपना हर क्वेश्चन की लेंथ के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से टाइम को डिवाइड कर लें, उसके मुताबिक पेपर अटेम्प्ट करें। यानी ऐसा ना हो कि आप सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने 1 घंटा उसको लगा दिया, तो बाकी आप 2 घंटों में बाकी क्वेश्चन कैसे हल करेंगे? सबको जब कम कम टाइम देंगे तो आप वो सही तौर पे उसके साथ उनके साथ जस्टिस नहीं कर सकेंगे। इसलिए उतना टाइम दें जितना उसका वो डिजर्व करेगा, जितना उसका राइट बनेगा। इसी तरह पेपर में आपने 1 साइड मार्जिन लाइन जरूर ड्रा करनी है। लेंथी आंसर्स में, एसेस वगैरह में कोशिश करें हेडिंग का इस्तेमाल करें, इससे आपको नंबर ज्यादा अच्छे और बेहतर मिलेंगे। कोई भी आपने यानी जो पेज आप फिल कर रहे हैं, जिस पेज पर आप लिख रहे हैं, उसको आखिरी जो अक्सर बच्चे 2-3 लाइन आखिर में छोड़ देते हैं खाली, अनफिल्ड, ऐसे ना करें, यह गलत होता है। आप जब कोई माइंड मैप बनाते, जब आप कोई ऐसे लिखते हैं तो आप उसका सबसे पहले एक माइंड मैप बनाएं और एक आउटलाइन बना लें, उसके मुताबिक आप उसको हल करना शुरू करें। जब आपका एक आंसर खत्म हो, उस आंसर के बाद एक लाइन ड्रॉ करें, वो सेपरेशन हो जाएगी, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप स्टार्ट कर लें। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश ना किया करें, उससे पेपर चेकर पर बुरा इंप्रेशन पड़ता है। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, एमसीक्यूज हैं, चेंज ऑफ वॉइस है, नरेशन है, ट्रांसलेशन है, इसमें आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 100% उसके दुरुस्त होने का उम्मीद हो, अगर आप समझते हैं कि ऐसा नहीं है और आपको शक है, तो बेहतर है आप एक्स्ट्रा ना करें। जो मेन हेडिंग आप दें वो हमेशा पेज के सेंटर में दिया करें। बेहतर है कि जो नेम्स हैं, डेट्स हैं, कोई पॉइंट्स हैं, कोई अहम चीजें हैं, वो आप कट मार्कर से लिखें और उसको, लेकिन कट मार्कर से बिलू होना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको सबसे बेहतरीन आता है उसको नंबर 2 पे अटेम्प्ट करें, याद रखें, उसको नंबर 1 पे नहीं। और जो आपको नंबर 2 पे सबसे अच्छा आता है उसको नंबर 1 पे अटेम्प्ट करें। उसका फायदा ये होगा कि जब पेपर चेकर आपका पेपर चेक करेगा तो ये देखेगा कि आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 पे जो लिखा है, जिसको आपके हिसाब से वो नंबर 2 पे सबसे अच्छा है, वो बहुत अच्छा लिखा है। और अगला क्वेश्चन जब उससे भी ज्यादा अच्छा होगा तो आपका ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसी तरह याद रखें, जो क्वेश्चन आप पेपर पे लिख रहे हैं, हल कर रहे हैं, वही आंसर उस पर, वही क्वेश्चन नंबर दें। सपोज क्वेश्चन नंबर 5 आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट किया, तो आप आंसर शीट पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखें, क्वेश्चन नंबर 1 ना लिखें। ओवर राइटिंग, एक्स्ट्रा जो आपको खाम का ओवर कटिंग वगैरह करते हैं, उससे जितना हद तक हो सके आप अवॉइड करें। देखिए, जितना पेपर नीट क्लीन बनाएंगे ना, उतना आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, पेपर चेकर पे होगा कि इसने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है। इसी तरह कोई क्वेश्चन कभी भी आंसर में, पेपर में अनअटेम्प्टेड ना छोड़ें। जो कुछ जहन में उसको लिख दें, कुछ ना कुछ मार्क्स आपको उसके जरूर मिल जाएंगे। क्वेश्चन की लेंथ के हिसाब से आपने हर क्वेश्चन को टाइम देना है। मसलन अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर के लिए आप मिनिमम 1.5 पेज से लेकर 2 पेज तक आप उसका आंसर लिखें। अगर कोई इंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं दी हुई तो, मसलन उन्होंने ये नहीं कहा कितनी लाइन का लिखें, कितनी वर्ड्स का लिखें, तो आप इतना ही लिखें। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 3 से 4 पेजेस तक उसको लिखें। लेकिन अगर वही फिर बात कि अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में अल्फाज की तादाद फिक्स कर दी गई हो तो याद रखें उसे क्रॉस नहीं करना, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। एग्जाम से 1.5 मंथ बिफोर आपका कोर्स हर सूरत में खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आप अपनी रिवीजन स्टार्ट करें। एक लाइन पर 8 से 10 अल्फाज जरूर लिखें। अगर आपका पेपर अटेम्प्ट करते हुए एक से ज्यादा लाइंस गलत हो गई हैं, आप पूरी लाइंस को क्रॉस ना करें, बल्कि आप उसके शुरू में और एंड में ब्रैकेट लगाएं और छोटा छोटा क्रॉस लगा दें। ये निशान होगा कि ये 3 लाइन है, सपोज ये इसका हिस्सा नहीं है, हमने क्रॉस कर दी है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद क्वेश्चन पेपर पर फिर टिक लगाना है। होता ये है कि आपने सपोज एक चीज सोची, आपने सोचा कि ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करना है और आपने क्वेश्चन पेपर उसको टिक कर दिया, लेकिन एकदम ख्याल है कि भाई मैंने ये क्वेश्चन नहीं करना है, मैंने अगला कोई और क्वेश्चन करना है। तो आपने अगला क्वेश्चन कर लिया और आपके जहन में ही नहीं रहा कि आपने एक ऑलरेडी क्वेश्चन टिक कर चुके हैं। तो जब आपने पेपर पूरा कंप्लीट करने के बाद जब क्वेश्चन पेपर पढ़ा तो आपने ख्याल में आपने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, हालांकि वो आपने नहीं किए होते। तो याद रखें, जब आप क्वेश्चन कर ले उसके बाद टिक किया करें।
एमसीक्यूज पेंसिल से कभी फिल नहीं करने, वरना होता क्या, बहुत कम टाइम होता है, टाइम गुजर जाएगा और पेपर आपसे छीन लिया जाएगा और आपका उस जो पेंसिल से अटेम्प्ट किए होंगे उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। ज्यादातर जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर लास्ट ये ट्रिकी होते हैं, याद करें, कोशिश करें अगर ये ट्रिकी है तो इनको एंड में हल करें। पेज के आखिर में एक भी लाइन ब्लैंक नहीं छोड़नी, हैंडराइटिंग को फोकस करना है क्योंकि नीट क्लीन पेपर का बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आर्ट्स सब्जेक्ट को भी उसी तरह फोकस करें जिस तरह आप साइंस को फोकस करते हैं, क्योंकि उसके टोटल मार्क्स तो वही होते हैं। लोग क्या करते हैं कि सिर्फ साइंस सब्जेक्ट को फोकस करते हैं, उन्हीं पर तवज्जो देते हैं, नतीजे कि साइंस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन आर्ट्स सब्जेक्ट की वजह से उनकी जो ग्रेडिंग है वो बहुत डाउन हो जाती है, उनकी परसेंटेज बहुत डाउन हो जाती है। जहां जहां जरूरी हो, डायग्राम बनानी है, फिगर बनानी है, वो जरूर बनाया करें। अगर उन्होंने क्वेश्चन में नहीं भी कहा फिर भी बना दिया करें, इससे आपके नंबर ज्यादा मिलेंगे। जब आपने रिवीजन करनी है तो कुछ सब्जेक्ट मसलन केमिस्ट्री वगैरह इनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, मैथ को भी रिवीजन के लिए, तो उसको ज़्यादा वक्त दें। उर्दू में याद रखें जब आप तशरीह करते हैं तो उर्दू की तशरीह में सबसे पहले तशरीह डायरेक्ट ना करें, आप जो शायर का नाम लिखते हैं, नज़म का नाम लिखते हैं, उसके बाद आप तर्जमा लिखें उस शेर का। जब आप उस शेर का तर्जमा लिख देंगे, तर्जमे के बाद जब आप तशरीह करेंगे तो पेपर चेकर को ये पता होगा कि इसको इस शेर का मफहूम आता है। और तशरीह में अगर आपने कोई वाकया भी लिख दिया या आपने बहुत कुछ चीज़ें मेंशन कर दी जो थोड़ा बहुत उससे आउट ऑफ कंसर्न भी दी, तब भी आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा आउट ना ही जाए तो बेहतर है। अच्छा, याद रखें कि आंसर के शुरू में बुक की वर्डिंग दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, यानी जो पेपर चेक करा वो ये देखता कि इसने कहीं बाहर से तो नहीं ज्यादा लिखा हुआ, शुरू में कम से कम बुक की वर्डिंग आपकी हो जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। हर क्वेश्चन में अटेम्प्ट करते हुए कोशिश करें कि नई से नई मालूमात दें जो सबके लिए नहीं हो, उससे आपके पेपर में अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, पेपर चेकर जो है ना वो बड़ा सेटिस्फाई हो जाएगा। जो अहम बात आपने उसमें लिखनी हो, जो अहम इंफॉर्मेशन आपने दी है उसको बोल्ड करके लिखें, उसको खासतौर पर पढ़ा जाता है। उर्दू के पेपर के लिए कुछ अशार ज़रूर याद करें, कोई 30-40 अशार याद हो जो अपने तशरीह करते हुए, मजमून लिखते हुए वगैरह वगैरह आप उसमें फिट करने की कोशिश करें। साइंस के पेपर में जब आपने आंसर लिखने हैं तो आपने कोशिश करें रोज़मर्रा ज़िंदगी से, डेली लाइफ से एग्जाम्पल आप दें, उसका ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इंग्लिश के पेपर में आप कुछ गोल्डन वर्ड्स लिख सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं, कोई कुरान हदीस के रेफरेंस दे सकते हैं, हिस्ट्री के रेफरेंस दे सकते हैं, इवन हत्ता के इंग्लिश के अशार भी आप लिख सकते हैं। बेहतर है पिछले 5 साल के पेपर बहुत अच्छी तरह तैयार करें, क्योंकि तकरीबन 50% पेपर पिछले 5 साल के पेपर में से आता है। इसी तरह जब आपने क्वेश्चन लिखने हैं ब्लैक पॉइंटर से लिखें, आंसर ब्लू पॉइंटर से लिखें, और अगर आपने सर्कल को शेड करना है तो बहुत प्रॉपरली आप उसको शेड करें, यानी आपकी कोई लाइन या डॉट उस सर्कल को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। रोल नंबर, पेपर कोड, डेट, ये जितने भी आपके एलोकेटेड बॉक्सेस हैं उसमें प्रॉपरली आप लिखें। लेंथी आंसर में बहुत ज्यादा आउट जाने की जरूरत नहीं होती, डोंट बीट अबाउट द बुश, काम की बात लिखें, टू द पॉइंट लिखें तो इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। कभी भी 2 मुख्तलिफ आंसर ना लिखें आपने, यानी आप ये सपोज करते हैं, आप ये सोचते हैं कि अगर मैंने 2 आंसर लिखे में से एक ठीक हुआ तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं, एक भी ठीक हुआ तो किसी का भी नंबर आपको नहीं मिलेंगे। लास्ट 10 मिनट में सिर्फ उस पेपर को रीड करें, उससे पहले पेपर आपका खत्म हो जाना चाहिए, ताकि आपकी छोटी मोटी जो गलतियां रह जाती हैं वो आप उसमें अटेम्प्ट कर लें, बेहतर कर लें, करेक्ट कर लें। जितना रिक्वायर्ड मटेरियल हमेशा साथ लेकर जाए, आपके पास कैलकुलेटर हो, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स हो, हर चीज़, पेन वगैरह हर चीज़ आपको ठीक चाहते हो, ये तरह 2-3 दिन पहले से तैयारी कर लिया करें इन चीज़ों की। और ये कि ड्राइंग जितनी भी बनाएंगे आप पेंसिल से बनाएंगे, बॉल पॉइंट या पॉइंटर से ड्राइंग ना बनाएं। और आखिरी बात सिर्फ ये है कि लिखाई बेहतर से बेहतर, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है आप थोड़ा सा वर्ड्स में फासला बनाएं, ताकि वो भद्दी राइटिंग क्लियर नहीं होगी, वाज़ेह नहीं होगी, आपको ठीक नीट क्लीन पेपर ही उनको नजर आएगा और आपके इंशाल्लाह मार्क्स कटेंगे नहीं। मुझे उम्मीद है आपको इंशाल्लाह ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, ये ज़रूर आएगा इंशाल्लाह, आई होप सो। तो अगर आपको ये पसंद आए तो कम से कम काइंडली कमेंट्स में ज़रूर मुझे लिख के दीजिएगा, ताकि मुझे मेरे लिए वो गाइडलाइन और गाइडेंस हो जाती है और मैं उसको मज़ीद उसको कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ आपने मुझे बताई है नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको कवर करूँ।
बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।